नमस्कार, मैं उर्मिला सामरिया आज की क्लास में वर्णमाला पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो वर्णमाला पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ण क्या होते हैं। तो मैं बताने जा रही हूँ कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, वर्ण पढ़ने जा रहे हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। मैं दोबारा से बोल रही हूं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। वर्णों के जो दो भाग हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर पहले हम पढ़ेंगे। स्वर की हम बात करें तो स्वर क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि स्वर क्या होते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर निकल जाए। दोबारा से बोलूंगी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है स्वर कहलाते हैं। या दूसरी परिभाषा हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वे वर्ण जो बिना किसी सहारे के बोले जाए स्वर कहलाते हैं। तो दोनों परिभाषा लिखूंगी मैं। पहली है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुंह से बाहर निकल जाए स्वर कहलाते हैं। स्वर की जो दूसरी परिभाषा थी मैं पास में ही लिख देती हूं। स्वर की जो दूसरी परिभाषा थी वो ये थी कि वे वर्ण जो बिना किसी सहारे के बोले जाए स्वर कहलाते हैं। दोनों ही परिभाषा सही है। और हम हिंदी में स्वरों की बात करें तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या है 11। और वो 11 स्वर कौन कौन से होते हैं वो हम लिखते हैं।
वो 11 स्वर है ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, अब। ये जो स्वर है वो हिंदी में 11 स्वर है ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, अब। अब दिमाग में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा कि जो हम लास्ट में पढ़ते हैं अंग और अह, वो आपने क्यों नहीं लिखे? तो मैं आपको बताना चाहूंगी वो भी होते हैं, लेकिन वो स्वर न होकर के अयोगवाह स्वर होते हैं। अयोगवाह स्वर होता है। अब वो अयोगवाह स्वर क्या होता है? जिसका स्वरों में योग न हो। ये अपने आप में ये कह रहे हैं कि मेरा योग इनमें नहीं होता है, इसीलिए इनका नाम पड़ा अयोगवाह स्वर। तो हम इसको हमारे जो स्वर होते हैं हिंदी में उसमें हम नहीं जोड़ते हैं, और अंग और अ है उसका नाम ही है अयोगवाह स्वर। अब स्वर हो गए, अब इनमें से मूल कौन से स्वर हैं और इनका वर्गीकरण कैसे किया जाए वो हम आगे पढ़ रहे हैं। वैसे मात्राएं गिनी है, अगर हम मात्रा गिने, स्वर तो हमारे 11 हैं, लेकिन अगर मात्रा गिने तो मात्रा 10 है हमारे। मात्राएं 10 हैं। बता सकती हूँ कौन कौन सी, क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसकी बाकी जो बच गए 10 उनकी मात्राएं होती हैं। तो हिंदी में 11 स्वर और 10 मात्राएं होती है, और जो अंग और अह होता है वो अयोगवाह स्वर होते हैं। अब हम स्वर वर्गीकरण पढ़ेंगे। स्वर वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। स्वर वर्गीकरण में 5 प्रकार से होता है, यानी 5 भेद हैं स्वर वर्गीकरण के। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, यहीं से बन जाता है कि स्वर वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, और वो है उसका सही आंसर है 5 प्रकार से स्वर वर्गीकरण किया जा सकता है। पहला जो भेद है वो है उच्चारण के आधार पर लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकरण। कई किताबों में इसे 2 प्रकार का बताया गया है, लेकिन ये जो वर्गीकरण है उच्चारण के आधार पर लगने वाले समय के आधार पर वर्गीकरण, ये 3 प्रकार से होता है। पहला है ह्रस्व ऑब्लिक मूल ऑब्लिक लघु स्वर। ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, ये तीनों एक ही होते हैं। ये तीनों एक ही स्वर, जो भी स्वर है उनके नाम हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है ए, छोटा ई, छोटा उ और ऋषि। जो ये 4 स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं, लघु स्वर कहलाते हैं, और इनकी विशेषता इतनी है इनको बोलने में कम समय लगता है। इनको बोलने में कम समय लगता है। बहुत बार परीक्षा में
यहीं से प्रश्न बना है कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्वर ए है, ई है, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये मूल स्वर है। और ह्रस्व स्वर पूछ लिया जाता है, ह्रस्व स्वर कौन से हैं, तो भी यही आंसर होगा। लघु मतलब छोटा, छोटा पूछा जाए तो भी यही स्वर होंगे, क्योंकि इनके बड़े रूप भी हमारे स्वरों में प्रचलित है, हम उसकी आगे बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे जो ह्रस्व स्वर है, मूल स्वर है, लघु स्वर है, वो 4 है। ए है, छोटा ई, छोटा ऊ और ऋषि। जो दूसरा भेद है वो है आपके दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। जो दूसरा है वो है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। जो बाकी बच गए, कौन कौन से बच गए? आ बच गया, बड़ा ई बच गया, बड़ा ऊ बच गया, ए बच गया, आई बच गया, ओ बच गया और औ बच गया। दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा गुरु मतलब बड़ा। तो ये दीर्घ और जो गुरु स्वर है वो 1 2 3 4 5 6 7, हमें जैसे ही पता था वैसे ही यहाँ पे हमने निर्णय कर लिया था कि 4 हमारे 11 स्वरों में से हमें 4 का पता लग गया। मूल स्वर 4 होते हैं, बाकी जो बच गए वो दीर्घ या गुरु स्वर होते हैं। तो 11 में से अगर 4 निकालेंगे तो 7 जो हमारे स्वर बचे थे वो दीर्घ या गुरु स्वर कहलाते हैं। अब हम बात करें समय की, तो ह्रस्व स्वर से, मूल स्वर से, लघु स्वर से बोलने में दुगना समय लगे, मतलब ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दुगना समय लगता है इनको बोलने में, इसलिए ये दीर्घ या गुरु स्वर कहलाते हैं। जो तीसरा भेद था वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है, या हम ये कह सकते हैं कि ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे। तिगुना समय लगता है, यानी जिन स्वरों को हम थोड़ा लंबा खींचते हैं वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे लिखते हैं ना हम ओम, ऐसे बोल देते हैं ओम, तो जो लंबा हम खींचते हैं जिस स्वर को वो प्लुत स्वर कहलाता है। तो हम पहला जो हमारा वर्गीकरण था उच्चारण के आधार पर लगने वाला समय के आधार पर वर्गीकरण, वो 3 प्रकार का है। पहला ह्रस्व, मूल या लघु स्वर, दूसरा है दीर्घ या गुरु स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। तो पहला हमने वर्गीकरण पढ़ लिया। हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि हमने लिखा था कि स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जा सकता है। हमने एक प्रकार पढ़ लिया है, हम दूसरा प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो स्वरों का वर्गीकरण था उसमें दूसरा भेद है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दूसरा है ओष्ठाकृति, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। दो प्रकार से होता है इसमें। पहला है वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब जब हमारे होठ गोल हो जाए, बिल्कुल वृत्त के आकार के, तो वृत्ताकार। दूसरा है अवृत्ताकार। ग्यारह स्वरों में से हम कुछ स्वर बोलेंगे तो हमारे जो होठ है बिल्कुल वृत्त के आकार के गोल गोल हो जाएंगे। वो स्वर कौन कौन से, देखो मैं बोल रही हूं, उ, ऊ, ओ, ओ। ये जो 4 स्वर है
ये वृत्ताकार है। तो ओष्ठाकृति के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। उसमें पहला जो प्रकार था वृत्ताकार, यानी हमारे जब होठ, ओष्ठाकृति मतलब होठ के आकार, होठ का आकार जब वृत्त के जैसा हो जाए। ये 4 स्वर ऐसे हैं जिसमें हमारे होठ बिल्कुल वृत्त के आकार के हो जाते हैं, गोल गोल, ऊ ओ ओ। तो ये जो 4 है वो वृत्ताकार है। बाकी जो बच गए अवृत्ताकार, यानी इसमें हमारे गोल गोल नहीं होंगे, यहाँ गोल गोल नहीं होगा। तो जो बाकी बच गए 7 वो अवृत्ताकार है। तो ये ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हो गया। तीसरा जो भेद है हमारा स्वर वर्गीकरण का, वो है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है समृद्ध। इसका मतलब होता है मुख बंद। दूसरा है अर्ध समृद्ध। मुख आधा बंद। तीसरा है अर्ध विवृत। इसका मतलब है मुख आधा खुला। चौथा है विवृत। इसका मतलब है मुख पूरा खुला। देखो, अब ये 4 प्रकार के जो भेद हैं, आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे होता होगा, लेकिन हम एक आकृति बनाएंगे, उस आधार पर हम इनको आराम से बांट सकते हैं समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत और विवृतों में। तो वो सारणी मैं आपको बताती हूँ। वो सारणी है, देखो मैं एक जीभ के जैसे आकृति बना रही हूं। उसमें देखो, यहां छोटा ई, ऊपर बड़ा ई, यहां छोटा ऊ, ऊपर बड़ा ऊ, फिर ए आई नीचे, ओ, फिर औ नीचे, यहां पे आ और यहां पे ए। हम इसको देखो समृद्ध, अर्धसमृद्ध, अर्धविवृत और विवृत में कैसे बांटेंगे। जो ऊपर वाले 4 हैं, इन चारों को बांटेंगे समृद्ध। बोल के देखेंगे तो इसमें हमारा मुंह बंदी होता है। दूसरा अर्धसमृद्ध, ये जो 2 है ए और ओ, ये अर्धसमृद्ध, मतलब हमारा मुंह आधा बंद होता है ए और ओ में। फिर उसके बाद में जो ये 3 है, जो मैंने त्रिभुज जैसी आकृति बनाई है आई, औ और ए में, यह है अर्धविवृत। यानी इसमें हमारा मुंह आधा खुला है। और आ, डॉक्टर जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है बोलो आ, हमारा मुंह पूरा खुल जाता है, इसीलिए आ बुलवाता है। तो जो ये आ स्वर है वो विवृत है। अब देखो कि अब आप सोच रहे होंगे कि जीभ जैसे आकृति ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे करें। तो हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं यदि हम ये ट्रिक बनाएं, 4 2 3 1, मतलब ऊपर वाले जो 4 स्वर होंगे ई ऊ, ये तो होंगे समृद्ध। इसके बाद में जो बीच वाले 2 है ए और ओ, अर्धसमृद्ध।
इसके बाद में जो 3 होंगे ऐ, औ और ए, वो होगा अर्धविवृत, और उसके बाद में जो लास्ट वाला विवृत है वो होगा आ। तो इस तरीके से हम इस श्रृंखला से 4 2 3 1 से हम पूरी जो समृत, अर्धसमृत, अर्धविवृत और विवृत वाली सारणी पूरी याद कर सकते हैं। तो मैं लिख देती हूं उनके सामने। समृत में तो आपके ये चारों ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ। अर्धसमृत में ए और ओ, अर्धविवृत में ऐ, औ और ए है, विवृत में आ है। तो हमारा जो तीसरा भेद था वर्गीकरण का वो भी पूरा हुआ। हमारा जो चौथा भेद है वो है जिह्वा के आधार पर। जिह्वा का मतलब होता है जीभ। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखो, अभी हमने जो थोड़ी देर तीसरे नंबर वाला जो वर्गीकरण पढ़ा, उसी जीभ से हम इस जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी याद कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, पर वो हमें जीभ बनानी आनी चाहिए। वो जीभ वापस से मैं बनाने जा रही हूं, उसको ध्यान से देखना। देखो, हमारी जीभ आगे से छोटी होती है, बिल्कुल गिलास जैसी आकृति वाली। मैंने बनाया पहले यहां छोटा ई और फिर बड़ा ई, यहां छोटा ऊ फिर बड़ा ऊ, फिर यहां ए बनाया, नीचे ऐ बनाया, यहां पे मैंने ए बनाया, यहां पे ओ, फिर नीचे औ और यहां आ। देखो, जिह्वा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से किया गया है। पहला है अग्रभाग, दूसरा है मध्य भाग, तीसरा है पश्च भाग। पश्च मतलब पीछे का। तो देखो, जीभ अगर आपको बनानी आई तो आप इससे मुखाकृति वाला भी याद कर सकते हो और जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी याद कर सकते हो। देखो, ये वाला जो जिह्वा के आधार पर कितना इजी है। जो हमें इधर वाला दिख रहा है आगे वाला भाग, ये पूरा आगे वाला भाग ये अग्रभाग है। मतलब जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो ई, बड़ा ई, ए और ऐ, जो ये चारों स्वर है वो अग्रभाग में आएंगे। इसके बाद में जो ए है वो मध्य भाग में, ये मध्य भाग है। मध्य मतलब बीच का। इसके बाद में जो पीछे वाले स्वर है वो पश्च भाग। मतलब पीछे वाले भाग में कौन कौन से आ गया? ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। तो इस प्रकार से हमारा जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भी हो गया। बहुत ही इजी था। जीभ की जैसी आकृति बनाई, पहले मैंने ई लिखा, उसके बाद उससे ऊपर बढ़ाया मैंने वो बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर नीचे घट ए और ऐ लिखा, फिर ओ, औ, इधर आ और बीच में ए। तो ये जीभ बनानी आनी चाहिए। इससे हम 2 प्रकार का वर्गीकरण समझ सकते हैं, मुखाकृति वाला भी और जिह्वा के आधार पर भी वर्गीकरण। जो स्वर वर्गीकरण का 5वां भेद है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 5वां है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। देखो,
कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। तो इनके कुछ सूत्र बता देती हूँ मैं, उससे आपको आसानी से आप उसको बता सकते हो कि ये किस स्थान से बोला जा रहा है या उच्चारित किया जा रहा है। ये तो मैं बता रही हूँ, पहला जो सूत्र है अकुह विसर्जनी, विसर्जनी याम, अकुह विसर्जनी याम कंठे। मतलब ए क वर्ग है, कंठ से बोले जाएंगे। विसर्ग है, ये कंठ से बोले जाएंगे। मतलब ए जो स्वर है वो कंठ से बोला जाएगा, आ भी कंठ से बोला जाएगा। इसके बाद में है दूसरा इचु यसानाम, इचु यसानाम तालव्य। वैसे इसका पूरा वर्गीकरण देखा जाए तो व्यंजनों में पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें स्वर है, हमें वो भी तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ से बोले जाते हैं। इसीलिए मैं बाकी व्यंजन जब वर्गीकरण होगा तो उसमें पूरे अच्छी तरीके से पढ़ाए जाएंगे। जो हमारा ई है, बड़ा ई है, ये तालु से बोला जाएगा। तीसरा है ऋटुर साणाम, ऋटुर साणाम मूर्धन्य। जो ऋषि है वो मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी मूर्धा से बोला जाएगा। ये मूर्धन्य हमारा जो बोल के देख सकते हैं ऋषि, तो हमारे जो दांतों और मसूड़ों के बीच का जो स्थान है वो मूर्धन्य। चौथा है लृतुल लसानाम दंते, लृतुल सानाम दंते, ये दांत से बोले जाते हैं। इसके बाद में है उपपद मनियाम, उपपद मनियाम ओष्ठे, यानी जो हमारा ऊ है, ऊ बड़ा ऊ है, वो होठ से बोले जाते हैं। इसके बाद में ए आई, जो ए आई है वो कंठ तालु से बोले जाते हैं। कंठ तालु से बोले जाते हैं। ओ आउ कंठ ओष्ठे से बोले जाते हैं। कंठ ओष्ठे दोनों से मिलकर बोले जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जो स्वरों का भेद था, वर्गीकरण था, उसके जो पांचों भेद थे वो हमने आपको बताया। इसके अलावा कुछ बातें स्वर से संबंधित वो इस प्रकार से हैं। सहजातीय स्वर कौन से होते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। जो एक ही जाति से बने हुए हो वो सहजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ, ऊ। मतलब वे स्वर जिनके बड़े रूप भी स्वरों में प्रचलित है वो सहजातीय स्वर कहलाते हैं। जो एक ही जाति से बने हुए हैं उनमें हमारे जो ये 6 स्वर हैं वो सहजातीय स्वर हैं। इसके बाद में विजातीय स्वर, विजातीय स्वर जो अलग अलग जाति से बने हुए हो वो विजातीय स्वर कहलाते हैं। जैसे
ए और ई से मिलकर ए बनता है, आई बनता है, ए और ऊ से मिलकर ओ बनता है और औ। ये सारे विजातीय स्वर हैं, मतलब ये अलग अलग जाति से बने हुए हैं। हिंदी में एक और स्वर चलता है जो आ और व ओ के मध्य का स्वर होता है। वो होता है, ऐसे लिखा जाता है जैसे डॉक्टर, ऑफिस, इस प्रकार से आज हमारा जो स्वर का टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ।